हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ईवीएस की जो पहली थीम है परिवार और मित्र, इसका दूसरा उप थीम काम और खेल आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे चैप्टर से जितने क्वेश्चन आने वाले हैं मैं उनको बताऊंगी, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो पेडागोजी से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसमें क्वेश्चंस के माध्यम से। तो क्लास 3rd, 4th एंड 5th में जो भी चैप्टर्स हैं इनसे जुड़े हुए, उन सबसे जुड़े हुए क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कक्षा 3 की ईवीएस की शिक्षिका बच्चों को चित्र पढ़ने को कहती हैं। चित्र देखकर बच्चे में किस कौशल का विकास होगा। ठीक, तो यह तो ईवीएस का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक मिनट, बच्चों को चित्र पढ़ने को कहती हैं। देखिए, तो जब बच्चा चित्र पढ़ता है ना, तो उसमें अवलोकन कौशल का विकास होगा, या मनोरंजन होगा, या संवेदनशीलता आएगी, या चित्रकला कौशल का विकास होगा। किस कौशल का विकास होगा उसके अंदर। तो देखिए, जब बच्चा किसी चित्र को पढ़ता है ना, जैसे कि क्लास 3rd की ईवीएस की बात करें, या क्लास 4th की या 5th की, तो उसमें चित्रों में अलग अलग चीजें बनी होती हैं। अलग मतलब एक जो चित्र होता है उसमें काफी चीजें दर्शाई गई होती हैं, और उन चीजों को जब बच्चा एक साथ देखता है, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी मोहल्ले का चित्र है, ठीक है, तो उस मोहल्ले के चित्र को जब बच्चा देखता है ना, तो उसके दिमाग में वहाँ की उन चीज़ों को देखता है कि एक मोहल्ले में क्या क्या हो सकता है। कुछ घर होंगे, सड़क होगी, वहाँ पर कहीं बाहर नल लगा होगा, या फिर कहीं डाक लेटर बॉक्स होगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चा देखता है। कहीं पेड़ होंगे, कहीं पक्षी होंगे, कहीं जानवर बंधे होंगे, या फिर ऐसे चल रहे होंगे। तो अगर एक मोहल्ले की इतनी सारी चीजों को बच्चा देखता है, तो उन सभी चीजों को जानता है कि एक मोहल्ले में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ वो क्या कर रहा है, अवलोकन कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। तो यहाँ पे उसे कौन सा कौशल का विकास होगा, अवलोकन कौशल का। ठीक है, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है अवलोकन कौशल, यह सही होगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कक्षा 3 की शिक्षिका समूह में खेले जाने वाले खेल गिल्ली डंडा, कंचे, अष्टाचंगा पे, पिट्ठू, पकड़न पकड़ाई, छुपान छुपाई के बारे में बच्चों से बताती है। ठीक, तो यहाँ पर कि एक खेल खेले जाने वाले खेल हैं, एक बाहर खेले जाने वाले खेल हैं, वह बच्चों को क्या सिखाना चाहती है। यहाँ पर देखिए कहीं भी चंद्र बिंदु छूटा हुआ है हर जगह पे। तो एक शिक्षिका जब बच्चों को, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ बाहर खेले जाने वाले खेल, ठीक, इन शब्दों को ही लेके सीखना है कि कैसे हम सही करेंगे, क्या क्वेश्चन आ रहा है। अब यहाँ पर जब बच्चों से बता रही है खेल के माध्यम से, तो वो खेल खिला के भी बता सकती है, या फिर वैसे बता रही है। तो वह बच्चों को क्या सिखाना चाहती है, क्या वो खेल खिलाना चाहती है, या फिर समूह में खेलना सिखाना चाहती है, या खेलों के नाम याद कराना चाहती है, या फिर वर्गीकरण सिखाना चाहती है। तो देखिए, खेल खेलना यहाँ पर कक्षा 3 की शिक्षिका, बच्चा बहुत ही छोटे जब बच्चे होते हैं, तो इन सारे जब हम बच्चों को खेल के माध्यम से, जैसे अगर हम खेल खिला रहे हैं, उनसे बच्चों को हम खेलना सिखा रहे हैं, बच्चे के साथ हम खेल रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा खेलना सीखता है। ठीक, वह समूह में खेलना सीखेगा, समूह में एक साथ काम करना सीखेगा। ये काम वो सीखता है जब खेलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि शिक्षिका बच्चों को बता रही है कि कौन से खेल बाहर खेले जा रहे हैं। ठीक है, तो बाहर खेले जाने वाले खेलों के बारे में जब शिक्षिका बताएगी, तो यहाँ पर वो क्या कर रही है, वर्गीकरण कर रही है। ठीक है, वर्गीकरण क्या हो गया कि कुछ खेल ऐसे हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें लूडो की, चेस की, ताश में, मतलब जैसे पत्ते खेलना जिसे कहते हैं, अगर हम इन खेलों की बात करें, तो ये खेल कहाँ खेले जाते हैं, घर के अंदर। जो ऐसे खेल हैं जैसे कि गिल्ली डंडा, कंचे, अष्टाचंगा पे, पिट्ठू, पकड़न पकड़ाई, तो ये खेल कहाँ खेले जाते हैं, घर के बाहर खेले जाते हैं। तो यहाँ पर शिक्षिका जब इस तरीके से बता रही है कि कुछ ऐसे ही सिर्फ खेलों के नाम बता रही है जो बाहर खेले जाते हैं, तो यहाँ से बच्चा ये समझे कुछ खेल घर के अंदर भी खेले जाते हैं। तो खेल क्या हो गए,
अलग अलग तरीके होगा। तो यहाँ पर शिक्षिका खेलों का वर्गीकरण सिखला रही है। ठीक है, आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं। ठीक, तो कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं वो आंध्र प्रदेश की हैं, इनके बारे में देख लीजिए। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की हैं और यह एक वेट लिफ्टर है। ठीक, इनके बारे में कई बार क्वेश्चन में आ चुका है और ऐसा सच पूछ दिया जाता है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। तो देखिए यह वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, और ये कहाँ की हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और इनके बाबा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। कब से? 12 साल की उम्र से ही वजन उठाने का अभ्यास करने लगी, मतलब काफी कम उम्र से। और अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। ठीक, कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। ठीक, तो इसमें से इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन है। दूसरा पूछा जाता है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से संबंधित हैं। तीसरा पूछा जा सकता है कि कर्णम मल्लेश्वरी कितने किलोग्राम तक का वजन उठा सकती हैं। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं। ठीक, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन इसमें जो भी पूछे जाएंगे वो यहाँ पे हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है वेट लिफ्टिंग, यानी वेट लिफ्टिंग को कहते हैं भारोत्तोलन। ठीक, और वेट लिफ्टर को कहते हैं भारोत्तोलक। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। खेल जो हम खेलते हैं, अच्छा खेल जो हम खेलते हैं ना वो चैप्टर का नाम है। ठीक, खेल जो हम खेलते हैं। इस प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। यह जो प्रकरण है खेल जो हम खेलते हैं, शिक्षक अगर इसको पढ़ा रहे हैं तो कौन सा शिक्षण युक्ति ऐसा होगा जो अधिक प्रभावी होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अधिक की बात जब हो जाए तो इसका मतलब है कि इसमें कई ऑप्शन आपको सही लगेंगे, एक से अधिक ऑप्शन आपको ऐसे लगेंगे कि वे सही हैं, लेकिन उनमें जो सबसे बेस्ट वाला होगा वही सही आंसर होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और शिक्षार्थियों को दिखाना। दूसरा, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले खेलों के नाम याद करने को कहना। तो जब भी बात हो याद करने की तो यह तो गलत हो जाता है। हम पहले के लिए कोई भी राय नहीं बनाएंगे, लेकिन दूसरा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा, शिक्षार्थियों को खेल खेल संबंधी कार्यक्रम देखने और उन पर परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना, ये भी हो सकता है। चौथा, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। ठीक है, तो देखिए हमने कहा था कि अधिक प्रभावी की मतलब इसका मतलब है कि बाकी 3 जो ऑप्शन है ना, बाकी ये जो 3 ऑप्शन है, ये दूसरा वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन ये बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं ये तीनों ही प्रभावी हैं। लेकिन सबसे अधिक प्रभावी कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रभावी होगा गतिविधि आधारित शिक्षण सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। गतिविधि हो कि जिसमें बच्चा करके सीखता है, और शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में अगर हम ले जाएं और उन्हें अलग अलग खेल खिलाएं तो वे उन सभी खेलों के बारे में ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। बाकी ये दोनों जो ऑप्शन हैं, पहला और तीसरा, ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन जब बात हो सबसे अधिक प्रभावी की तो फिर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो शामिल किया गया है। देखिए जो भी चैप्टर्स हैं ना, उन सभी चैप्टर में करके देखो, ठीक, ऐसा एक शामिल किया गया है एक खंड, उसमें बच्चा करके सीखता है, इसे शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जैसे कोई भी जब चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके लास्ट में एक खंड दिया हुआ है, जैसे एक टॉपिक दिया हुआ है हर चैप्टर में, करके देखो। मतलब कोई काम बच्चा करेगा और करने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है उसको देखेगा। तो अब हम देखते हैं ना, जब हम कोई काम प्रैक्टिकल करते हैं या लैब में जाके कोई काम करते हैं या कहीं भी कोई काम करते हैं, तो इन सब के रिजल्ट एक जैसे नहीं आते हैं।
कभी नहीं आते ना, रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग रिजल्ट आएंगे, लेकिन बच्चा इससे सीखता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो देखते हैं। ऑप्शन पहला है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। दूसरा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। परीक्षा में निष्पादन को सुधारना और वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना। तो हम एलिमिनेट करेंगे, सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। ये सबसे अच्छी विधि होती है एलिमिनेट कर देना। तो हम परीक्षा की बात आ गई तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि यह निगेटिव है। परीक्षा की बात जहां ही आ जाए इसको एलिमिनेट कर दो। दूसरा परिभाषा, तो ईवीएस में मैंने बताया था कि ईवीएस में एक चीज तो याद ही कर लो, परिभाषा, रटना, व्याख्या, ये सब चीजें नहीं होती हैं, वो सब निगेटिव होता है। तो ये दोनों तो हट गए। अब तीसरा देखते हैं, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना और दूसरा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। तो देखिए, व्यस्त रखना कोई काम नहीं है, ठीक। इन दोनों में सबसे बेहतर क्या लग रहा है कि बच्चा खुद करे, करके अनुभव ले, और जो अनुभव लेगा, जो समझेगा, वह अनुभव उसे हमेशा के लिए याद रहेगा और उस अनुभव के आधार पर वह अपने कामों को करेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वह बिल्कुल सही है कि बच्चा करके देखो, करेगा तो क्या होगा, प्रत्यक्ष अनुभव होगा। और कैसा अनुभव, जो उसने स्वयं से किया है, गतिविधि आधारित शिक्षण जो होता है वो उसका अनुभव उसे यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, जब बात की जा रही है दत्त कार्य की, तो दत्त कार्य का मुख्य लक्षण क्या होना चाहिए, ठीक। पहला है ऑप्शन है अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा प्रभावी अधिगम के लिए पाठ का दोहराना। तीसरा समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। और चौथा शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। ये यहाँ होगा शिक्षार्थियों में अनुशासन को बनाए रखना। कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक। यहाँ पे ऐसा होगा, ये सेंटेंस याद सही होगा। अब सेंटेंस सही हो गया, शिक्षार्थियों में अनुशासन को बनाए रखना। तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो देखिए, जब हम देते हैं ना कोई दत्त कार्य देते हैं, जो कोई कार्य हम वर्क देते हैं बच्चे को करने के लिए, जो बच्चा करके सीख रहा है, देख के सीख रहा है, तो वह क्या होता है, अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराता है। अच्छा, कौन सा नहीं होगा, शिक्षार्थियों में अनुशासन बनाए रखने के लिए कोई कार्य दिया जाए, यह सही नहीं है, ठीक है। अनुशासन बनाए रखने के लिए हम बच्चों में हम प्रभावी ढंग से शिक्षण करते हैं। जब हम प्रभावी शिक्षण कार्य करेंगे तो बच्चों में अनुशासन आता है, दत्त कार्य के द्वारा अनुशासन नहीं आता। दूसरा, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। तो समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी शिक्षण आवश्यक होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। बात आ गई दोहराने की, तो दोहराना भी नहीं होगा। दत्त कार्य दोहराने के लिए नहीं होता है। दत्त कार्य का मतलब होता है कि जो भी बच्चे ने पढ़ा है, क्लास में जो भी बच्चों को पढ़ाया गया है, ठीक है, उस पर वह अपने विचार, अपनी सोच, अपने नजरिए से उस पर उस काम को वह कुछ सीखे, कुछ नया सीखे। तो अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना ही दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा ये भी लक्ष्य है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ का दोहराया जाना। लेकिन मुख्य लक्ष्य की जब बात की जाएगी तो हमने कहा ना कि सबसे बेहतर की बात हो जाए, सबसे प्रभावी की बात हो गया, मुख्य लक्ष्य की बात हो जाए, तो यहाँ पर सबसे जो बेस्ट वाला ऑप्शन होता है उसे चुनते हैं। तो अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना इसका मुख्य लक्ष्य होगा। आते हैं हम नेक्स्ट पे। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों, ठीक, और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। श्रव्य दृश्य सामग्री और साथ में शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। क्यों करता है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन पे जाने के पहले हम श्रव्य दृश्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का जान जाते हैं क्या है। शारीरिक गतिविधि यानी करके सीखना, ठीक।
बच्चा करता है, काम को खुद ही कर रहा है। जैसे कि अगर हम खेल की बात करें, हमें बच्चे को खेल सिखाना है या बच्चे को काम करना सिखाना है, तो हम बच्चे को फील्ड में ले गए। या फिर अगर जैसे कि हमें बच्चे को बताना है कि हवा गर्म होती है, ठीक, तो हमने बच्चे को कहा कि फूंक के देखे, फूंक सकता है वो अपने हाथ पे, फूंक के देखे तो हवा गर्म आती है। या फिर हमने ये कहा कि कोई गर्म चीज है तो उसको वो फूंकता है तो क्या होती है, चीज ठंडी हो जाती है। तो यह हवा गर्म भी होती है और ठंडी भी होती है। तो ये हम बच्चों के द्वारा, जब हम उनकी शारीरिक गतिविधि के द्वारा उसे सिखाते हैं, तो यह काम होता है गतिविधि आधारित शिक्षण। दूसरा, श्रव्य और दृश्य सामग्री क्या है। जैसे कि हमने बच्चे को कोई ऑडियो सुनाया, ठीक, तो यह श्रव्य सामग्री हो गई। दृश्य सामग्री, जैसे कि अगर हमने उसको वीडियोस दिखा दिए, फोटोज दिखा दिए, कोई किसी स्थान पर ले जाकर उसको, जैसे कि हमने तालाब के बारे में उसे हमें बताना है, मछलियों के बारे में बताना है, या कोई ऐसा खेल जो हम उसे खिला तो नहीं सकते, जैसे कि शतरंज हम उसे खिला नहीं सकते, लेकिन हम कुछ लोगों को खेलते हुए उसे दिखा सकते हैं कैसे उसे खेला जाता है, ठीक। तो यह श्रव्य दृश्य सामग्री हो गई। तो अब इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, यही क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं कि इससे क्या फायदा हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, ठीक। ये जो प्रयोग हैं वे क्या करते हैं, दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। दूसरा, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तीसरा, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। चौथा, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, ठीक। तो देखिए, पहला हम एलिमिनेशन से निकले चलेंगे, तो एलिमिनेट कर दिया हमने इसे, शिक्षक को आराम करने का कोई अधिकार नहीं है शिक्षण के समय, ठीक, तो ये एलिमिनेट हो गया। दूसरा, बात होती है जब आकलन की, तो आकलन करना शिक्षक का कार्य है, ठीक। इसमें बच्चे से मेहनत कराना, बच्चे से शारीरिक गतिविधि कराना या श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करना, यह आकलन के लिए नहीं है, ठीक। मे बी यह सही भी हो सकता है, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक। तो दूसरा आ जाता है, यह मतलब आकलन टीचर का काम है, बच्चे के लिए नहीं है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे के लिए सीख रहे हैं। मतलब बच्चा ये काम कर रहा है तो बच्चे को क्या फायदा होगा, बच्चे को क्या लाभ होगा इससे, हम ये नहीं देख रहे हैं कि शिक्षक को क्या लाभ होगा। तो हम यहाँ जब बच्चे की बात कर रहे हैं कि बच्चे को क्या लाभ होगा, तो फिर हम इस ऑप्शन को यहाँ पर हम एलिमिनेट कर देंगे। आ जाते हैं अगले पर ऑप्शन पे, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। नहीं, ये तो नहीं होगा, दिशा परिवर्तन के लिए यह काम नहीं करवाया जाता। खेल वगैरह कराना और श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग कराना, यह दिशा परिवर्तन के लिए नहीं होता। दिशा परिवर्तन एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। बच्चे का ध्यान एक चीज से दूसरी दिशा में ले जाना, यह एक संवेदनशील मुद्दा है, और यह इसे श्रव्य दृश्य सामग्री या फिर शारीरिक गतिविधियों के द्वारा नहीं कराया जाता है। तो बचता है ऑप्शन 4, सेकेंड ऑप्शन बच जाता है, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करना। देखिए, जब बच्चा देखता है या सुनता है तो उसकी एक से अधिक इंद्रियां काम कर रही होती हैं। जैसे कि बच्चा अगर खेल रहा है तो उसके हाथ पैर, साथ ही उसका मस्तिष्क भी काम कर रहा है, उसकी आंखें काम कर रही हैं, तो कई इंद्रियां उसकी एक साथ काम कर रही हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चा अगर कुछ देख रहा है तो ध्यान से उसको देख भी रहा है, साथ ही अगर उसने कभी उसको देखा है तो उसके साथ वैसी चीज उसने अगर देखी है तो उसके साथ उसे वो समायोजित करने की भी कोशिश कर रहा है। तो एक साथ कई इंद्रियां उसकी काम कर रही हैं, इसलिए अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है और शारीरिक गतिविधियों का शिक्षक प्रयोग करते हैं, ठीक। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रयोग और प्रायोगिक कार्य करते समय श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। श्यामा एक शिक्षार्थी है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, ठीक। उसका जो काम है वो कैसे, जब वो प्रयोग कर रही है या फिर प्रायोगिक कार्य कर रही है श्यामा, तो उस समय वो अपना बेस्ट देती है, ठीक है। और जो निष्पादन है, उसका जो रिजल्ट आता है ना, वह सर्वश्रेष्ठ होता है। उसका रिजल्ट क्या है, सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत ही सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है। वह किसके द्वारा संकल्पनाओं को सीख रही है,
वह किसके द्वारा संकल्पनाओं को सीख रही है। उसने किया, ठीक है, यहाँ पर उसने क्या किया, प्रयोग किया, और प्रयोग के बाद उसका रिजल्ट आया। देखिए, उसने क्या किया, प्रयोग किया, और प्रयोग के बाद उसका निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष यानी निष्पादन, ठीक। तो उसका जो निष्कर्ष निकलता है, उसका निष्कर्ष सबसे अच्छा निकलता है, ठीक। अब जब उसका निष्कर्ष सबसे अच्छा निकल रहा है तो उसे कहा जा रहा है कि वह सबसे सृजनात्मक शिक्षार्थी। सृजनात्मक मतलब कि कुछ नया करने वाला, कुछ नया सीखने वाला, कुछ नया बनाने वाले शिक्षार्थी है। तो वह चीजों को किसके द्वारा सीख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुकरण, हम सबसे पहले तो एलिमिनेट करते हैं। तो जब हम एलिमिनेट करेंगे तो सबसे पहले तो अनुकरण को हम हटा देंगे, क्योंकि अनुकरण मतलब होता है देख के सीखना। यहाँ पर प्रयोग और प्रायोगिक कार्य करते समय मतलब कि वो खुद कर रही है, ऐसा नहीं है कि शिक्षक ने किया और उसने देखा, ठीक है, तो अनुकरण नहीं होगा, ठीक है। फिर मॉडलिंग भी नहीं होगी। मॉडलिंग का मतलब है कि किसी चीज को देखना और वैसा ही बनाना, तो यह मॉडलिंग भी नहीं होगी, ठीक। अब 2 बचते हैं, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। इसमें से क्या हो सकता है? अच्छा देखिए, जब हम कोई प्रयोग करते हैं ना तो उसके एक से अधिक रिजल्ट आते हैं, ठीक। एक से अधिक रिजल्ट आया, हमने प्रयोग किया एक ही प्रयोग जब कक्षा में 4 बच्चों ने किया तो उनके 4 अलग अलग रिजल्ट भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार का रिजल्ट एक जैसा ही हो। जैसे कि हमने किसी बच्चे से पूछा कि आपका ख्याल घर में कौन रखता है, तो वह ये भी बता सकता है कि उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी दादी, उसके चाचा, उसकी बुआ, जो भी रखता हो। तो क्या हुआ, इसके बहुत सारे आंसर आए ना, एक से अधिक आंसर आए। तो जब एक से अधिक कोई चीज हो, या फिर इसको क्या कहेंगे हम, फैल रहा है ना, ये फैल रहा है। तो जब कोई चीज फैल जाती है तो उसे हम कहते हैं अपसारी, ठीक। जब कोई चीज फैलती है तो हम उसे कहते हैं अपसारी, मतलब फैल रही है। और जब एक क्वेश्चन के एक से अधिक उत्तर होने की संभावना हो तो हम उसे अपसारी कहते हैं, ठीक। जैसे कि हमने किसी बच्चे से पूछा चिड़िया का नाम बताओ, ठीक। तो कोई तोता बता सकता है, कोई मैना बता सकता है, कोई कबूतर बता सकता है, कोई कौवा बता सकता है, सबके बहुत सारे आंसर होंगे। तो यहाँ पर बच्चे अपनी सोच के अनुसार जवाब दे रहे हैं, तो यह क्या हो गया, अपसारी चिंतन, ठीक। जब एक प्रश्न के बहुत सारे आंसर हो, आंसर बच्चा बना सकता है, तो उसे हम अपसारी चिंतन कहते हैं। दूसरा है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन का मतलब होता है कि जब आपने जो क्वेश्चन किया उसका सिर्फ एक ही उत्तर होगा, तो वह अभिसारी चिंतन होता है। अभिसारी चिंतन, अभिसारी का मतलब होता है जैसे इकट्ठा होना। जैसे विज्ञान में जब आपने लेंस पढ़ा होगा तो लेंस या फिर दर्पण, तो ये क्या होते हैं, अभिसारी और अपसारी, ठीक। जो एक तो है जो इमेज को फैला रहा है और एक उसको छोटा कर रहा है, तो ठीक ऐसे ही आप समझिए अभिसारी यानी जो इकट्ठा कर रहा है, मतलब एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, उससे ज्यादा आंसर नहीं होंगे। जैसे कि हमने बच्चे से पूछा उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो बच्चा क्या बताएगा, लखनऊ। इसके और तो कोई राजधानी नहीं होती है ना। तो यहाँ पर ये अभिसारी चिंतन, उसका जो दिमाग काम करेगा वो क्या होगा, वो चिंतन जिस प्रकार से करेगा वो क्या है, अभिसारी चिंतन है। और जब एक से अधिक उत्तर होंगे तो क्या होगा, वो अपसारी चिंतन होगा। तो जब कोई प्रयोग किया जाता है, ठीक, प्रयोग करके जब सीखा जाता है, तो प्रायोगिक कार्य में एक से अधिक निष्कर्ष आने की संभावनाएं रहती हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रयोग और प्रायोगिक कार्य करते समय श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रायोगिक कार्य तो सभी बच्चे कर रहे हैं, और उसमें सबसे अच्छा निष्पादन किसका है, श्यामा का है। मीन्स कि यह कैसा चिंतन हो रहा है, वहां पे अपसारी चिंतन हो रहा है। वह प्रयोग के द्वारा निष्कर्ष निकल रहा है जो वो फैल रहा है, मतलब उसके एक से अधिक निष्कर्ष हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, दूसरा होगा अपसारी चिंतन।
थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बता देते हैं, अपसारी और अभिसारी के बारे में, इस चिंतन के बारे में। तो देखिए, इस चिंतन अपसारी और अभिसारी चिंतन से संबंधित विचार जो थे वो गिलफोर्ड ने 1956 में प्रस्तुत किए थे। यह क्वेश्चन आता भी है, लेकिन यह क्वेश्चन ईवीएस में नहीं आता है, उसके पहले वाले पोर्शन में आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट में क्वेश्चन आता है कि अपसारी और अभिसारी चिंतन का विचार किसने दिया था, तो गिलफोर्ड ने दिया था। अब अपसारी के चिंतन क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है, उस समस्या के समाधान के लिए वह व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है। देखिए, अपनी कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता का प्रयोग करता है तथा उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है, तो इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी का मतलब ही होता है फैल जाना, ठीक, एक से अधिक हो जाना, बहुत ज्यादा एक से अधिक इसका आंसर होगा और सोच समझ के इसका आंसर देना होगा, ठीक। इसके द्वारा खोजा गया, अब इसकी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम देख लेते हैं। इसके द्वारा खोजा गया जो समाधान होता है वह ओपन एंडेड होता है, यानी उसका मुक्त अंत होता है। मुक्त अंत वाले समाधान वे होते हैं जिनके बहुत सारे विचार होते हैं, मतलब कोई एक सटीक विचार नहीं होता है। जैसे कि हमने कहा बच्चे से कि हवा जो होती है, हवा का क्या काम है, ठीक, हवा से तुम क्या कर सकते हो। तो बच्चा बोल सकता है कि जैसे कि हमने कहा बच्चे से फूंक मार के क्या कर सकते हो, तो फूंकने से क्या होता है, बच्चा आग जला भी सकता है, आग बुझा भी सकता है। जैसे मोमबत्ती अगर जल रही हो और उस पर फूंक मारी जाए तो क्या होगा, मोमबत्ती बुझ जाएगी। लेकिन वही अगर आग नहीं जल रही हो तो उस पर फूंक मारने से आग को जलाया भी जा सकता है, उसकी लौ को तेज भी किया जाता है ना। और ठीक ऐसे ही अगर हम चश्मे पर हवा फूंक मारते हैं तो उस पर क्या होता है, चश्मे को साफ करने के लिए उस पर लोग पहले फूंक मारते हैं, तो क्या होता है, उस पर वाष्प की बूंदें आ जाती हैं और चश्मा आसानी से साफ हो जाता है। ठीक ऐसे ही कभी जाड़े में बहुत ज़्यादा हमें जब ठंड लगती है तो भी हम हाथों पे फूंक मारते हैं, थोड़ी सी गर्मी आ जाती है। ठीक ऐसे ही अगर हमारी आंखों में कुछ चला जाए तो रुमाल पे हम फूंक मारते हैं और उस रुमाल से हम सिकाई कर देते हैं तो भी ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक हमने सिर्फ हवा से पूछा, हवा से आप क्या कर सकते हो, और बच्चे ने इतने सारे आंसर दिए। तो जब इतना सारा आंसर एक साथ हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, मुक्त अंत वाला जो समाधान है वो कैसा है, मुक्त अंत वाला है, ठीक। ऐसे अब तीसरा, इसकी और क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें किसी समस्या के एक से अधिक हल होते हैं, जैसे ठीक, यह रूढ़िबद्ध नहीं है, अर्थात किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर उसका समर्थन नहीं करता है, बल्कि उसका पूरा अवलोकन करके एक से अधिक नतीजे प्रस्तुत करता है, ठीक। यह कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है, यह एक प्रकार का पार्श्व चिंतन है। इसके बारे में देखिए, अब क्वेश्चन इससे आते हैं हर साल, लेकिन इसके क्वेश्चन जो भी आते हैं ना वो पार्ट 1 में आते हैं, ठीक, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें आते हैं, ईवीएस में नहीं आते हैं। ईवीएस में यही बस नाम ही पूछा जा सकता है, ठीक। और दूसरा होता है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है, इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है और समस्या का सिर्फ एक हल होता है, एक से अधिक हल नहीं हो सकते समस्या के। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो सिर्फ एक ही उत्तर होगा, सही उत्तर, ठीक। अभिसारी चिंतन के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इसके द्वारा खोजा गया समाधान बंद अंत होता है और यह बुद्धि को बढ़ावा देता है या बुद्धि से संबंधित है। इसमें गति होती है, अर्थात इसके द्वारा शीघ्र समाधान प्रस्तुत किया जाता है। इसके द्वारा खोजे गए समाधान अधिक शुद्ध होते हैं। यह तथ्यों पर आधारित होता है, यह ज्यादा प्रतिष्ठित होता है, तय एक प्रकार का रैखिक चिंतन है। अच्छा, मैं आपको एक चीज यहाँ बता दूं कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे जिसका सिर्फ एक ही आंसर सही होता है, बाकी सब गलत होते हैं, वह इसी चिंतन पर आधारित होता है। जब भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में पूछे कि जैसे कि सीटेट में अगर 4 ऑप्शन होते हैं ना प्रत्येक क्वेश्चन के, तो यह किस चिंतन पर आधारित प्रश्न होते हैं, अगर यह पूछा जा रहा है तो इसका आंसर होगा अभिसारी चिंतन। जो भी सीटेट के क्वेश्चन है वे अभिसारी चिंतन, सीटेट या जो भी क्वेश्चन होते हैं 1 डे एग्जाम के, जो कि
ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ये सभी अभिसारी चिंतन पर आधारित होते हैं। ठीक, तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारोत्तोलक को ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो भरपूर हो। ठीक, तो मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन क्या है कि मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए और बॉडी मास बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन और विटामिन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, प्रोटीन से। प्रोटीन से क्या बनता है? इससे मांसपेशियों में की वृद्धि की जाती है। ठीक है, और बॉडी मास बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। वहीदा प्रिज्म किससे संबंधित हैं? ठीक, वहीदा प्रिज्म क्लास 4th में ये चैप्टर है, क्लास 4th का लास्ट चैप्टर है वहीदा प्रिज्म। यह नौसेना में चिकित्सक हैं। ठीक है, और यह खास किस बात के लिए हैं? मैं आपको इनकी फोटो दिखाती हूँ। ठीक है, यह भारतीय सेना में परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। ठीक, इसलिए यह काफी खास है। इससे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक, कि वहीदा प्रिज्म किससे संबंधित है? तो यह नौसेना से संबंधित है। और इनके बारे में एक और खास बात, यह जम्मू कश्मीर की हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर की पहली ऐसी चिकित्सक हैं जो सेना में हैं और जिन्होंने सबसे पहले परेड की जिम्मेदारी संभाली थी, उसका नेतृत्व किया था। इन्हें बचपन से ही पहाड़ों पे चढ़ने का शौक था और बाइक चलाना ये पसंद करती थी, इनकी खासियत थी। ठीक, अच्छा, इनका नाम प्रिज्म इनके पापा ने इसीलिए रखा था क्योंकि प्रिज्म का जो एक रंग होता है ना, सफेद रंग, प्रिज्म से जब सफेद रंग होके गुजरता है तो वो कई रंगों में विभाजित हो जाता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें क्वेश्चन आया भी है कि प्रिज्म कितने रंग दिखता है? प्रिज्म से गुजरने पर प्रिज्म में कितने रंग दिखाता है? ठीक है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश कितने रंगों में विभाजित हो जाता है, यह क्वेश्चन बन सकता है। या फिर यह है कि प्रिज्म कितने रंग दिखाता है। तो ठीक है, तो इसका आंसर होगा 7 को। हम जानते हैं कि कोई भी जब सफेद रंग किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन सुनने के लिए किस मशीन का प्रयोग करते हैं? तो हृदय की धड़कन सुनने के लिए किस मशीन का प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर नहीं, स्टेथोस्कोप पता नहीं, बैरोमीटर नहीं, लैक्टोमीटर। अब देख लेते हैं किसका प्रयोग करते हैं। लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता का नाप करते हैं। ठीक है, बैरोमीटर से हम क्या करते हैं? हवा का दबाव। और थर्मामीटर से हम क्या करते हैं? तापमान। ठीक, तो बच गया क्या? स्टेथोस्कोप। तो हृदय की धड़कन सुनने के लिए जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं वो क्या है? स्टेथोस्कोप है। अगला क्वेश्चन है, हवा ठंडी भी होती है और गर्म भी, यह अवधारणा समझाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है कि अवधारणा को रटा देना चाहिए। दूसरा है गर्म और ठंडी हवा की व्याख्या करनी चाहिए। तीसरा, उदाहरणों को करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और चौथा, बड़ा होने पर शिक्षार्थी स्वयं याद कर लेगा इसलिए ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक, तो देखिए जब बात हो रटाने की तो यह तो होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे रटने वाला शब्द है तो ये भी एक नहीं होगा। दूसरा व्याख्या है, तो व्याख्या तो बच्चों को समझ में नहीं आती तो इसलिए यह भी नहीं होगा। और तीसरा है बड़ा होने पर शिक्षार्थी स्वयं याद कर लेगा इसलिए ध्यान नहीं देना चाहिए, तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है, तो ऐसा कर नहीं सकते हैं। अगला है जो ये ऑप्शन नंबर 3, तो ये सही होगा। उदाहरणों को करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे हवा ठंडी भी होती है और हवा गर्म भी होती है, तो ऐसा बच्चा कैसे सीखेगा? बच्चों को कैसे सिखाएंगे? तो बच्चा हवा का प्रयोग करके, जैसे कि फूंक मार के काम को करके सीख सकता है। जैसे अभी आप अपनी हथेली पे फूंक मारिए तो गर्म हवा आ रही है ना, गर्म हवा हाथ को आपको लग रहा है, महसूस हो रही है। ठीक ऐसे ही जब मैंने आपको बताया था कि
अगरबत्ती को, जैसे अगरबत्ती नहीं, मोमबत्ती को अगर बुझाना है तो भी आप फूंक मार के बुझा सकते हैं, तो उस गर्मी को वो खत्म कर देती है, बुझा देती है, ऑक्सीजन की वहाँ कमी आ जाती है, बुझाती है। बच्चा ऑक्सीजन नहीं जानता ना, तो वहाँ पर वो समझेगा कि हवा ठंडी है इसलिए वो बुझ गई। ठीक ऐसे ही जब किसी चीज़ को हमें ठंडा करना होता है तो भी हम फूंक मारते हैं। जैसे गरम आलू हो, उसे ठंडा करना तो हम उसे फूंकते हैं ना, तो ठंडी हो जाती है। कोई भी खाने वाली गरम गरम चीज़ें होती हैं तो उसे फूंक मार के पहले ठंडा करते हैं फिर खाते हैं। तो इस तरह से बच्चा इन सब चीज़ों को सीख सकता है। थोड़ा टाइम लगेगा उसको सीखने में, तो इसलिए उसको समय भी देना चाहिए। इसमें हाँ, ये जो चैप्टर है ना, हवा ठंडी भी और गर्म भी, यह चैप्टर जो लिखा है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। मे भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं या नहीं भी बनेंगे, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपको बता देना चाहिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये लिखा हुआ है चैप्टर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, कॉपी पेस्ट। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है। तो देखिए, जब पेपर बनाना होता है ना, प्रश्न पत्र बनता है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं। पहले डिजाइन तैयार करना, दूसरा प्रश्न लिखना, तीसरा अंक योजना बनाना और चौथा ब्लूप्रिंट से मिलान करना। ऐसा है, दूसरा में दिख रहा है, पहले प्रश्न लिखेंगे, फिर उसका संपादन, फिर डिजाइन से मिलान करना, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना और अंक योजना लिखना। तीसरा ऑप्शन प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना और अंक योजना लिखना। चौथा ऑप्शन है डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। मैं आपको डायरेक्ट इसको बता सकती थी, लेकिन मुझे लगता है आपको समझा देना चाहिए ताकि आपको फिर कभी इसमें मिस्टेक ना हो। देखो, यहाँ पे लिखा है कि ब्लूप्रिंट से मिलान करना। ठीक, इसका मतलब है कि आपके पास जब ब्लूप्रिंट रहेगा तभी तो आप मिलान करेंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पर यह क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बनाने के बाद, सब कुछ तैयार करने के बाद आपको ब्लूप्रिंट से मिलान करना है, तो ब्लूप्रिंट तो पहले होना चाहिए ना, जबकि ब्लूप्रिंट तो सबसे लास्ट में दिया है, इस वजह से यह नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं होगा, प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना। हमने प्रश्न को लिख दिया, संपादित भी कर दिया, और उसके बाद डिजाइन से मिलान करना। ठीक, डिजाइन से मिलान करना है, इसका मतलब डिजाइन होगी तभी तो मिलाएंगे। तो पेपर की डिजाइन अगर होगी तब तो हम उससे संपादित करने के बाद मिलाएंगे ना, तो इसका मतलब है कि पेपर का डिजाइन हमें पहले चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों ऑप्शन से हमें क्या पता चला कि पेपर का डिजाइन और ब्लूप्रिंट इन सभी चीज़ों से पहले होना चाहिए। ठीक, अब तीसरा देख लेते हैं, प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना। फिर वही चीज आ गई कि डिजाइन से मिलान करना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिजाइन पहले होनी चाहिए, तो इसलिए यह भी नहीं होगा, यह भी गलती हो गई ना, ये तीन ऑप्शन गलत हो गए। अब बचा क्या, चौथा। तो देखिए, एलिमिनेट करने का जो ऑप्शन होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ भी नहीं पता हो इसके बारे में, फिर भी सिर्फ एलिमिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा आप निकाल सकते हैं आंसर। सिर्फ थोड़ा सा सोचना है कि अगर बात है मिलान करने की, तो मिलान करने के लिए ब्लूप्रिंट होना भी तो चाहिए। ठीक, तो ब्लूप्रिंट यहाँ पे है ही नहीं, पहले ब्लूप्रिंट सबसे लास्ट में दिया है, तो इसलिए ये सब नहीं होगा। ठीक है, डिजाइन से मिलान करना है तो डिजाइन होनी भी तो चाहिए, तभी तो उससे मिलान करेंगे। तो चौथा हम ऑप्शन देख लेते हैं, डिजाइन तैयार करना, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना और उसके बाद अंक योजना लिखना। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है और इसका जो क्रम है वह भी सही है। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये सब होते क्या हैं और कैसे बनते हैं। अभी तो आपने एलिमिनेशन की प्रोसेस से निकाल लिया, अब रियल में आप इसको कैसे निकालेंगे जानते हुए। देखिए, सबसे पहले डिजाइन तैयार की जाती है कि जो हमें पेपर बनाना है ना, तो पेपर की डिजाइन क्या होगी, मीन्स कि उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होंगे, या फिर उसमें जैसे जब हम प्रश्न पत्र बनाते हैं तो 3-4 तरीके के प्रश्न देते हैं, वस्तुनिष्ठ देते हैं, ट्रू फॉल्स देते हैं, ठीक है, ऐसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट देते हैं, लॉन्ग देते हैं। ठीक है, तो ऐसे 4-5 तरीके के हम क्वेश्चन आंसर देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं। तो ये अलग अलग, लॉन्ग आंसर टाइप छोटे बच्चों में तो नहीं देते हैं।
तो जो छोटे बच्चों में हम देते हैं क्वेश्चंस पेपर जो बनाते हैं, तो उसका सबसे पहले हम डिजाइन तैयार करेंगे कि हमें उसमें देना क्या क्या है। कोई भी चैप्टर छूटे नहीं, ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ चैप्टर से बच्चा पढ़ ले और बाकी चैप्टर छोड़ दे। तो सबसे पहले हम उसके डिजाइन तैयार करेंगे कि कौन कौन से पार्ट हमें देने हैं, किस तरीके से हमको पेपर को बनाना है। उसके बाद दूसरा होता है ब्लूप्रिंट तैयार करना। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है खाका बनाना। खाका बनाने का मतलब होगा कि आपने किसी चीज को प्रारूप तैयार करना। प्रारूप का मतलब होता है कि अब आपने जैसे डिजाइन तो बना दिया कि पेपर में हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न देने हैं, फिर ट्रू फॉल्स देने हैं, फिर हमको फिल इन द ब्लैंक्स देने हैं, फिर हमको वेरी शॉर्ट मतलब एक शब्दों में बच्चा आंसर लिखते ऐसे भी प्रश्न देने हैं, ठीक। और फिर हमको थोड़ा उसने शॉर्ट छोड़ ही देते हैं, फिर सिर्फ इतना ही अगर हम पेपर में बना रहे हैं, ठीक है। तो अब ब्लूप्रिंट हम ये तैयार करेंगे कि अगर हमारे पूरे पार्ट में से अगर हमें शुरू के मान लीजिए अगर हमारा पहले मंथली एग्जाम हो रहा है, ठीक है, तो अगर हमारा फर्स्ट मंथली एग्जाम है और हमें चैप्टर 1 to 5 देने हैं, तो कोई भी चैप्टर छूटे नहीं, सभी चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन हम दें। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमें उसमें से कौन सा क्वेश्चन हमें याद करने वाला है, तो जो याद करने वाला होगा, जैसे कि जो अभिसारी प्रकार का अभिसारी चिंतन के द्वारा जो देना होगा उसे हम कहाँ देंगे, वस्तुनिष्ठ में देंगे। जो अपसारी चिंतन प्रकार के क्वेश्चन होंगे उनको हम कहाँ देंगे, हम राइटिंग में देंगे, लिखने के लिए देंगे, ठीक है। या फिल इन द ब्लैंक्स में हम अभिसारी चिंतन वाले क्वेश्चंस को देंगे। तो ऐसे हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, खाका तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, पेपर की डिजाइन तैयार करेंगे, कौन कौन से तरीके के क्वेश्चन देने हैं। फिर हम ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि ब्लूप्रिंट में हमें वो प्रारूप बनाएंगे कि हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन हम दें। ऐसा ना हो कि बच्चा 5 चैप्टर में से अगर हम बता दें तो बच्चा 3 चैप्टर पढ़ ले और 3 चैप्टर के उसके काम बन जाए, बाकी छोड़ दे। जैसे कि डिग्री कॉलेज में और इंटर कॉलेज में होता है कि पिछले 10 सालों के हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं और हमें पता होता है कि इसमें से 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो आ ही जाने हैं, हम पास हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि बच्चा सिर्फ कुछ स्पेशल चीजें पढ़ के बाकी चीजों को छोड़ दे, ठीक है। तो बेस उसका कमजोर ना हो, तो इसलिए ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तीसरा, उसके बाद हम प्रश्नों को लिखते हैं। अब पहले हमने क्या किया, कैसे प्रश्न देने हैं उसको तैयार किया, फिर हमने किस किस चैप्टर से प्रश्न क्या क्या देने हैं उसको तैयार किया, फिर उन प्रश्नों को हम लिखते हैं। लिखने के बाद उनको हम संपादित करते हैं और उसके बाद हम उसकी अंक योजना बनाते हैं कि किस क्वेश्चन के लिए कितने आंसर हमें कितने नंबर हमें देने हैं, ठीक है। तो यह कंप्लीट हो जाता है हमारा प्रश्न पत्र। अगला देख लेते हैं, ये वही है किसी भी विषय मतलब क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट है या किसी भी विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु से संबंधित प्रश्न पत्र का निर्माण करने से पहले उसका प्रारूप तैयार किया जाता है, इसे ब्लूप्रिंट कहते हैं, ठीक है। पाठ्यक्रम का संपूर्ण समावेश प्रश्न पत्र में होना चाहिए ताकि विद्यार्थी कुछ विशेषतया परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपयोगी अध्याय तक ही अपने को सीमित ना कर ले एवं प्रश्न पत्रों में सभी प्रकार के प्रश्न जैसे निबंधात्मक, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल किया जाए, ठीक। अगला क्वेश्चन, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है, ठीक है। 2 जगह वो अलग अलग करती है। तो एक जगह पे वो क्या करती है, केले के छिलके, सब्जियों के छिलके और सूखी पत्तियों को इकट्ठा करती है, और दूसरी जगह पे वह जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने वगैरह दूसरी जगह पे रखती है। तो ये है कि उसने 2 ढेरियों में कूड़ा किस आधार पर अलग किया, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। दूसरा अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। तीसरा पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। चौथा घरेलू कचरा है और औद्योगिक कचरा है। तो किस आधार पर बच्ची ने अलग किया, तो देखिए यह जो बात की जा रही है ईवीएस की बात है, और ईवीएस क्लास 5th तक ही होता है, तो बच्ची छोटी है। तो औद्योगिक कचरा और घरेलू कचरा इस तरीके से या पुनः चक्रण या पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, इस आधार पर तो वो करेगी नहीं।
तो यहाँ पर दुर्गंध है और दुर्गंध रहित है, इस आधार पे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जैम की बोतल और सॉस की बोतल से ऑलरेडी दुर्गंध आती है बाद में। ठीक, तो इस आधार पे तो होगा नहीं। अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले, जैसे कि केले का छिलका, सब्जी का छिलका, सूखी पत्तियां, ये क्या होंगी, ये खाद बन जाती हैं। और क्लास 4th में ये बताया गया है कि ये चीजें खाद बन जाती हैं। जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब और प्लास्टिक के खिलौने, ये क्या है, अपघटित नहीं हो सकते। प्लास्टिक की चीजें अपघटित नहीं होती, इस क्लास 4th की ईवीएस में बताया जा चुका है। तो इसलिए उसने किस आधार पे किया, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले वस्तुओं के आधार पे उसने अलग किया था कूड़े को। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। ईवीएस की क्लास ना या तो 6th होती है या 7th होती है या 8th पीरियड होता है, मतलब भोजन के बाद ही ईवीएस की क्लास चलती है, क्योंकि काफ़ी मनोरंजक क्लास है तो बच्चे एंजॉय करेंगे, इसलिए लास्ट में ही चलाई जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि जो मैथ है, हिंदी है, ये दोनों क्लासेज, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये जो क्लासेज होती हैं वह इंटरवल के पहले चलती हैं। तो इंटरवल के बाद ईवीएस की क्लास चलाई जाती है, तो यह बच्चा काफ़ी रुचिपूर्वक पढ़े। अब बच्चे को खाने के बाद नींद आ रही है, तो आप क्या करेंगे कि बच्चा रुचिपूर्वक पढ़े। तो पहला ऑप्शन है, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। क्या बात है, ऐसे टीचर में तो बच्चे खुश हो जाएं। दूसरा, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तीसरा, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। चौथा, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो देखिए, प्रकरण को बदलना यह तो गलत है, प्रकरण को आप नहीं बदल सकते, जो पढ़ाना है वही पढ़ाना है आपको। चौथा ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि, तो इस तरह से तीसरा ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। चौथा ऑप्शन, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, यह हर वक्त जरूरी नहीं है। मान लीजिए बारिश का दिन हो और बच्चा खा के सोना चाहता हो, तो कैसे बाहर ले जाएंगे, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यह हमेशा के लिए सही नहीं है। आप हमेशा इसका यूज नहीं कर सकते। खेलने के लिए आप तभी बाहर ले जा सकते हैं जब खेलने वाली चीज आप बता रहे हो, आप खेल के बारे में पढ़ा रहे हो, तो आप खेलने के लिए बाहर ले जाएंगे। उसके बाद पहला ऑप्शन, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, ऐसा तो ना टीचर खुद कर सकता है ना टीचर बच्चों से करा सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत बचा। दूसरा ऑप्शन, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित, ठीक है, बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो ये दूसरा सही होगा। चलिए, इसके साथ ही हमारा ये क्लास ओवर हुआ। ओके, धन्यवाद।